Ladies and gentlemen, we will now begin our session, Nayi Kahani, Naye Log. Our panelists for this session are Irfan Urfi, Ali Akbar Natiq, and Zafar Sayyid. The moderator for this session is Hamid Shahid. Muhammad Hamid Shahid is an Urdu fiction writer and literary critic. His first writings were published while he was still at school, and his first book, Bekri Jamil, was published when he was in university. Shahid's first collection of short stories was Band Aankhon Se Pare. This was followed by Janam Jahannam in 1998, Margzar in 2004, and Admi in 2013. His novel, Mitti Adam Khaki Hai, was published in 2007. His latest work, published in 2015, was titled Rashid Mira Ji Faiz Nayab Hai Hum, was one of the books nominated for the 5th UBL Literary Excellence Awards. Over to you, sir. बहुत शुक्रिया जी. मुझे प्रोग्राम जो करना है वो है नई कहानी नए लोग. नए लोग कहाँ हैं ये तो अभी तय होगा, इसलिए कि मेरे पास जो दोनों कहानी के लोग बैठे हुए हैं ये बहुत नए नहीं हैं. ये पहले जी आपने तो इरफान उर्फ़ी मैंने तब से जानता हूँ जब ये हमारे साथ बैंक में थे, और ये दोनों आदमी जिनकी बात मैं आप करने लगा हूँ या आपके सामने जो बैठे हैं, इनमें एक ख़ास खूबी भी है, और वो ये है कि ये यकफ़ने नहीं हैं. यानी इनका एक ही शोबा नहीं है जिसमें ये स्टक होकर रह गए हों. इनके तख्लीकी इम्कानात ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा शोबों में ये दोनों अफराद काम कर रहे हैं. इरफान उर्फ़ी जो हैं, इनकी हाल ही में किताब आई अफसानों का मजमूआ पाऊँ, बिल्कुल मुख्तलिफ़ किताब है मैं ये समझता हूँ. उसमें बयानिए के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल अपना एक अलग दायरा बनाया. ड्रामा इन्होंने लिखा, स्टेज के ये आदमी हैं भी, रक्स भी आप कभी इनका देख लीजिए, आपको लुत्फ़ आएगा कभी मौका मिले तो क्या कहने. अगर इस तरह आप देखेंगे तो कई शोबे जो ज़िंदगी के हैं इन्होंने फ़न के उसमें अपनी ज़िंदगी को बसर किया और उसे लिखा है. खूबसूरत नसर लिखने वाले, बहुत खूबसूरत नसर लिखते हैं. और हमारे साथ दूसरे अली अकबर नातिक, अब कोई नया नाम नहीं रहा ये, कहानी का भी और नावल के हिसाब से भी इनकी किताबें आ चुकी, नज़्म की किताबें इनकी आ चुकी और मारूफ़ हो चुकी. इन्हें बड़े अदारों की से छपने का एक एजाज़ भी शामिल है. तो ज़ाहिर है हम इनसे भी आज गुफ्तगू करेंगे और तफसील से इंशाअल्लाह. मेरा पहला सवाल ये है कि आपको नया कहा जाए, मॉडर्न कहा जाए, यानी जदीद कहा जाए, या माबाद जदीद कहा जाए, क्या कहा जाए? इसलिए कि नया तो थोड़े वक्त के बाद पुराना हो जाता है, और ये जो चीज़ें हैं दूसरे कोई और जब आप आ जाती हैं, इस्तिलाहें आ जाती हैं, उससे आप ब्रैकेट होने का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई और चीज़ आ गई. जी इरफान. मेरा ख्याल है कि कंटेम्प्रेरी या हमअसर कहें तो ज़्यादा बेहतर है. हम असर कहें, कंटेम्प्रेरी कहें तो ज़्यादा बेहतर है. यकीनन जो भी जिस भी दौर में जब लिख रहा होता है कोई भी फ़नकार, तो वो आज की बात ही कर रहा होता है एक तरह से, और एक तरह से नहीं बल्कि करते वो आज की बात है. तो वो अकेला तो होता नहीं है लिखने में, उसके साथ उसके हर जुमले में उसकी जो बिब्लोग्राफी है वो ख़ासी बड़ी होती है. उसमें बहुत से पहले पढ़े हुए लोग जिन्होंने लिखा होता है उस मौजू पे, वो सब उसके लाशऊरी तौर पर या शऊर में उसके साथ होते हैं. तो हाँ, एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, जदीद हिस्सियत जिसे कहेंगे, तो वो डेफिनेटली जब तक वो ना हो तो कोई कंट्रीब्यूट करने का फ़ायदा भी शायद नहीं है. आप अगर अफसाने में या किसी भी सिन्फ में कोई इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो यकीनन एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ बात होगी, तो लोग उसको देखेंगे भी, और वो उसका एक जवाज़ भी बनता है कि आप क्यों किताब की शक्ल में अपनी कोई चीज़ लेके आते हैं, क्यों शेयर करना चाहते हैं लोगों को. तो यकीनन वो ज़ाविया, जिस ज़ाविये से आप देख रहे हैं किसी भी मौजू को, किसी भी इशू को, आपके ख़्याल में किसी और ने उस तरह उस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा, तो वही आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यही एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की रीज़न होती है.
यानी अपने दोस्त का नातिक का आप शेर कहते हैं, नज़्म कहते हैं, कहानी लिखते हैं। ये जो सवाल उन्होंने कहा है कि वो हम क्यों देना चाहते हैं, इस सवाल का भी हमें इस सवाल के सामने होना चाहिए। तो कहानी आप लिखते हुए आपके सामने ये क्यों का सवाल आता है? देखें सर, मैं तो जब कहानी लिखता हूँ या कोई चीज़ भी नज़्म लिखता हूँ तो मेरे सामने सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो मैं कुछ दे रहा हूँ या लिख रहा हूँ ये आर्ट है या नहीं है, मेरा कारी इससे महजूज होगा या नहीं होगा। अच्छा, उसके महजूज होने के साथ अगर उसको कोई नया पैगाम मिल रहा है उसी के ज़माने का या आने वाले ज़माने का या गुज़रे हुए ज़माने की कोई बात नहीं उसको मालूम हो रही है, लेकिन वो आर्ट के शोबे में यानी आर्ट को मद्देनज़र रखते हुए उससे महजूज भी हो रहा है और नई चीज़ भी अखज़ कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि वही उसी को मैं आर्ट समझता हूँ। बीच में एक पेचीदा गुंजलकदार फ़लसफ़ा और अलामतें और पता नहीं क्या क्या वो जो मतलब कारी के सर से गुजर जाए या उसको दवाई लेनी पड़ी हाजमे की उसको पढ़ने के बाद, तो ये मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। कहानी हो, उसमें आर्ट हो, वो उसको पढ़ते हुए सरशारी में चला जाए, एकदम कारी अपने आप से अलग हो जाए, बेखुद हो जाए और उस फान के आर्ट के अंदर चला जाए। सबसे पहले मैं लिखते हुए वो मद्देनज़र रखता हूँ चीज़, और वही चीज़ कारी चाहता होता है। वरना सोसाइटी में हम सारे किरदार देख रहे होते हैं, हम अपने ही ज़माने में बात कर रहे होते हैं और अपने ही असल में पहले लोगों के लिए कर रहे होते हैं जिनके साथ हम वाबस्ता होते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे होते हैं। अगर हम कहें कि हम तो 100 साल आने वाले बाद के लोगों के लिए लिख रहे हैं, इनको तो समझ नहीं आती, तो फिर मेरे ख्याल में उसको भी 100 साल बाद ही पैदा होना चाहिए था। तो ये कहानी वो है जिसमें आर्ट है, इससे अलग वही नई कहानी है, वही जदीद कहानी है, वही अपने ज़माने की कहानी है। सही कहा आपने उर्फ़ी। ये इन्होंने 3 चीज़ें कंपोनेंट कहे। एक इन्होंने कहा कि मैं लिखते हुए ये देखता हूँ कि मेरे कारी को समझ आ जाए, गोया इनके ज़हन में कारी मौजूद है। एक उन्होंने ये कहा कि वो फ़न चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी इन्होंने कही कि उसमें कोई पैगाम मौजूद है या नहीं है। ये जो 3 चीज़ें हैं कि एक पैगाम का मौजूद होना और अपने कारी को देखना, ये जो लिखने वाला है उसके कॉन्शियस पे उसे मुतासर करती हैं या नहीं करते, और लिखते हुए आप कैसा महसूस करते हैं कि लिखते हुए क्या ये दोनों चीज़ें पहले आपकी नज़र में रहती हैं या एक ही वक्त में ये तीनों चीज़ें आपकी नज़र में रह सकती हैं? देखिए, एक तो ये ब्लाग की जो बात है, मतलब ऑडियंस तक आपकी बात का पहुंचना, आपके कारी तक, ये यकीनन बड़ी अहम बात तो है। और ख़ास तौर पे ये बड़ा इल्ज़ाम भी कहानी पर और उर्दू अदब पे है कि कारी से बहुत दूर जा चुका है। शायद वो अलामती जब सिलसिला शुरू हुआ तो लोग थोड़े पीछे, बल्कि किश्वर आपा ने भी शिकायत की थी कि बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, उससे मुझसे पढ़ते हुए तकलीफ़ होती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जब तक वो ऑडियंस जो है आपका, वो आपके साथ नहीं है, कोई चीज़ मुकम्मल तो होती नहीं। वो पेंटिंग है, वो कोई स्कल्पचर है, या वो रक्स है कि म्यूज़िक है या व्हाटएवर, उसके आपका लिसनर और वो स्पेक्टेटर तो चाहिए। लेकिन ऑडियंस को जहन में रखते हुए आप उस तख्लीकी तजर्बे से गुज़र रहे हैं, इस पे ज़रा मैं इतना इत्तफ़ाक़ नहीं करता। मतलब ऑडियंस ओरिएंटेड या कारी को जहन में रखते हुए कि कारी क्या चाह रहा है, या उसका समझने का या एंटरटेन होने का जो कैलिबर है वो क्या है, या उसके मुताबिक अगर आप मेरा नहीं ख्याल कि हमने कारी को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और हमारा तजर्बा इट्सेल्फ हमें बता रहा होता है कि वो किस फॉर्म में, किस हैत में, किस लेवल पे ये बात हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसे उतनी ऑनेस्टी के साथ करना ही मैं समझता हूँ कि ऑडियंस के साथ ऑनेस्टी है, दयानतदारी है। तो जिस प्योरिटी के साथ वो तजर्बा आपका तख्लीकी अमल एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी दयानतदारी के साथ आप उसको पाए तक मिल तक पहुँचा दें,
تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فنکار اسی میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. ناطق مناسب یہ ہوگا کہ آپ ایک کہانی سے کچھ چیز ہمیں پڑھ کے سنائیں, کیونکہ میرا خیال ہے ہمیں جو یہ ہوتی ہے بنیادی طور پہ تخلیق کاروں میں ڈائیورسٹی آپ کہہ لیں, ان میں جو مختلف ہونا ہے وہ کیسے ہو جاتے ہیں, اس کی طرف آپ کو خود ہی گفتگو کے اندر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لکھنے والے کبھی ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے, یہ کبھی کسی صدارت کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے, بلکہ ایک ہی زمانے میں ایک ہی طرح ایک ہی سطح پہ لکھنے والے لوگ اپنے لیے مختلف صورت پیدا کر لیتے ہیں اور وہ مقابلے کی کیفیت سے نکل جاتے ہیں اور سب لوگوں کو اپنے پڑھنے والے وہ لے آتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کو کہانی, اگر کہانی پوری پڑھنا چاہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور کوئی کہانی کا حصہ پڑھنا چاہیں تو پھر ہم اس سے حوالے سے سوال کریں. جی جی. کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم پوری کہانیاں سنانے لگے, لیکن اس میں کہانی میں یہ ہے کہ دو دوست ہیں اور دو ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں, اور ایک جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. تو یہ گاؤں کا کلچر ہے, تو وہ قتل کرنے کے لیے وہ ایک لوہاڑی بناتا ہے, لوہار کے پاس جا کے کہ میں اس کو, اور گلی گلی میں کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو وہ اب وہ ایک آدمی ہے تو وہ اس کو روک کے کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے. تو وہ گفتگو ہے اس کی. اچھا, ایک دن اسماعیل تیلی نماز کے لیے نکلا. عصر کی اذان ہوئی تھی اور اس نے بعد جماعت نماز میں شریک ہونا تھا. شمشیر کا گھر مسجد کی راہ میں تھا. اس نے گھر سے نکلتے ہی اسماعیل کو آتے دیکھا تو سڑک پر ہی روک کر کھڑا ہو گیا. بختوں کی زنجیر, بختوں اس کی ایک کتیا ہے, بختوں کی زنجیر کلہاڑی والے ہاتھ میں پکڑ لی اور زنجیر والا ہاتھ اسماعیل کی طرف بڑھا دیا. اسماعیل بیچارہ نمازی اور پرہیزگار بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. سلام لیتا ہے تو ہاتھ پلید ہوتا ہے, نہیں لیتا تو ایک نئی مصیبت. آخر دل ہی دل میں خدا سے معافی مانگی اور ہاتھ ملا لیا. اس کے بعد شمشیر نے وہی فیقے والا قصہ چھیڑ دیا. چاچا اسماعیل, اب تو ہی بتا کیا کیا جائے فیقے کے معاملے میں. اسماعیل, بھائی میری تو صلاح ہے اسے معاف کر دے. شمشیر, یہ تو نامردوں والا مشورہ ہے. اسماعیل, تو پھر صلاح کس چیز کی مانگتا ہے. شمشیر, یہی کہ اسے کس چیز سے قتل کروں, آخر تم سیانے آدمی ہو, بڑا زمانہ دیکھا ہے. اسماعیل, میاں میں نے تو زمانہ تو دیکھا ہے پر قتل تو نہیں کیے نا. شمشیر, قتل نہیں کیے لیکن اجاڑے میں قتل ہوتے تو دیکھے نے. بس یہ بتا دے آسان موت کس ہتھیار سے ہوتی ہے. اسماعیل, دیکھ شمشیر, ایک تو یہ کہ اجاڑے میں نہیں دیکھا جاتا تھا, اجاڑا یعنی تقسیم انڈیا پاکستان, نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کافر کو کس شے سے مارا جائے کہ اسے تکلیف کم ہو. دوسری بات یہ کہ تم نے یہ کلہاڑی کس لیے بنوائی ہے. شمشیر, فیقے کو قتل کرنے کے لیے. اسماعیل, جب تم ایک ہتھیار بنوا چکے ہو تو پھر مشورہ کیا دوں. شمشیر, لو یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. اچھا یہ بتا دو کلہاڑی کس جگہ ماروں کہ اس سے درد بھی نہ ہو اور وہ فوراً مر بھی جائے, ذرا تجربے سے بتاؤ. اسماعیل, شمشیر کس طرح کی باتیں کرتے ہو, تجربے سے تب بتاؤں جب میں نے کسی کو مارا ہو. میں نے تو آج تک چوہا نہیں مارا, پھر جب تو نے اسے مارنا ہی ہے تو اس کی تکلیف سے کیا مطلب. شمشیر, واہ چاچا اسماعیل واہ, فیقہ آخر میرا یار تھا, اسے تکلیف ہوگی تو کیا مجھے نہ ہوگی. چاچا تم نے دلیروں والی بات نہیں کی. اشکے بھائی اشکے, اسماعیل نے حیران ہوتے کہا. تیرے جیسے قاتل تو میں نے پہلی بار دیکھے ہیں جو اونٹ پر تو بیٹھنا چاہتے ہیں مگر کوہان سے ڈرتے ہیں. بھائی اگر تم کو اس کا اتنا ہی احساس ہے تو قتل ہی کیوں کرتا ہے, بس جانے دے, جو ہوا سو ہوا. اگر تو اس کا درد نہیں دیکھنا چاہتا تو اتنے کڑیل جوان کو مارتے ہوئے تجھے درد نہیں ہوگا. بتا ذرا, تیرے کلیجے میں ہوک نہیں اٹھے گی. افسوس تو مجھے بھی ہے اس بات کا چاچا, شیر جیسا جوان چھوٹی سی بات پر مرنے لگا ہے, پر کیا کروں, آخر زبان دے بیٹھا ہوں. ویسے بھی سب نے ایک دن چلے تو جانا ہے, کوئی 2 دن آگے کوئی 2 دن پیچھے, یہ دنیا فانی ہے. بھائی میری نماز چھوٹی جا رہی ہے, کوئی فیصلہ کرو. اسماعیل نے تنگ آ کر کہا. جا چاچا جا, نماز پڑھ, کہیں تیری جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے. حد ہو گئی, تم لوگوں کو بندے کی جان کی پرواہ نہیں, نمازوں کی ہے. جا چلا جا. غصے سے, اگر فیقہ مر گیا تو دیکھوں گا اللہ تیری نمازوں کو کس کھاتے میں ڈالتا ہے, ان نمازوں کے ساتھ ہی دوزخ میں جائے گا. شمشیر نے بختوں کی زنجیر دوبارہ دائیں ہاتھ میں لی اور راستہ چھوڑ دیا.
उधर फीका अपने काम में लगा रहा। उसके बड़े भाई बशीर अहमद ने सख्ती से मना कर दिया कि फ़िलहाल शमशीर से दूर रहो, खामखा दंगा मचाने की ज़रूरत नहीं। भाई के कहने पर शमशीर के सामने आने से डरता रहा। फीका शमशीर के सामने से आने से डरता रहा। शमशीर ने जब गुरेज करता रहा। शमशीर ने जब देखा कि फीका मेरे सामने नहीं आता तो वो मज़ीद बढ़ चढ़ कर उसके कत्ल के तज़किरे करने लगा। एक दिन रफ़ीक का भाई शमशीर के सामने आता दिखाई दिया तो शमशीर ने उसे सलाम किया और बोला, भाई अपना फीका शेर किधर है, कई दिन से नज़र नहीं आ रहा। इधर गाँव में ही है, रफ़ीक का भाई बोला। बस भैंसों के चारे वारे में लगा रहता है। क्यों, क्या बात है, खैर तो है? खैर ही तो नहीं है भाई बशीर, बस कसम खा बैठा हूँ उसे कत्ल करने की। खैर? बशीर ने हैरानी का मुजाहरा करते हुए पूछा। शमशीर खान तेरे होश तो ठिकाने पर हैं, कल तक एक दूसरे का लुकमा बजाते थे, ठर्रा तो नहीं चढ़ा रखा? भाई ठर्रे में नहीं हूँ, शमशीर ने लजावट से कहा। ये अच्छी बात तो नहीं है, बशीर आपके तहम्मुल से बोला। अगर वो मेरा भाई है तो तेरा भी यार है, उसे कत्ल करने से तेरा और मेरा नुकसान तो बराबर ही होगा। भाई बात तो तेरी ठीक है, पर क्या करूं, उसे कत्ल करने की ज़ुबान दी हुई है, बस उसी के हाथ से मजबूर हूं। मुझे गुस्सा आया हुआ है, अब तो ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। बस अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ मांग। बशीर, मैं तो उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगूंगा। शमशीर इधर उधर देखकर बोला, इसका एक तरीका है, इधर कान मेरे नज़दीक करो, उसे कहो 4-6 दिन गाँव से आगे पीछे हो जाए, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आ जाए, वरना नुकसान बहुत हो जाएगा दोनों घरों का। बशीर, बात तो तेरी ठीक है शमशीर खां, मगर तुम्हारी कसम का क्या बनेगा? तू उसकी फिक्र न कर, खुदा से मैं खुद बात कर लूँगा, ये मेरा उसका मामला है। बस कुछ दिन के लिए फीका शेर यहाँ से चला जाए तो कोई हाल निकल सकता है। बशीर, ये तरीका ठीक है शमशीर, मैं आज ही उसे झोंक गमन भेज देता हूँ, मगर इन भैंसों का क्या करूँ? अगर वो यहाँ से चला जाए तो इनको चारा कौन डालेगा? मेरे तो बस का रोग नहीं। शमशीर कुछ देर सोचकर बोला, इसका एक हल है, इन्हें मेरे बाड़े पर बांध आओ, मेरा नौकर इनको चारा डाल दिया करेगा। बशीर ने कहा, यह बात तो तुमने बहुत उम्दा की, मैं कल सुबह ही रफ़ीक को गांव से निकालकर भैंसे तुम्हारे बाड़े पर बांध आता हूँ। शमशीर ने खुश होकर मूंछों पर हाथ फेरा, बख्तों की जंजीर दूसरे हाथ में की और आगे चल दिया। भाई थोड़ा सा इतना रह गया, थोड़ा सब्र कर लें। अगले दिन असर का वक्त था। रफ़ीक काम से फारूक होकर आराम से चार पर बैठा हुक्का पी रहा था। अचानक बाहर से शमशीर की आवाज़ आई, ओ भाई फीके शेरा, ज़रा बाहर आ, ज़रूरी काम आ गया, जल्दी आ जा। आवाज़ में करख्तगी और अखड़पन वैसा ही था जिसके सबब रफ़ीक का भाई तज़ब्ज़ब में पड़ गया। रफ़ीक बाहर की तरफ लपका तो उसे रोकने के लिए बशीर भी उठ खड़ा हुआ और कहा, रफ़ीक इधर मत आओ, रफ़ीक बाहर मत जाओ, मैं पूछता हूँ क्या चाहता है। भाई बैठ जा, कोई बात नहीं, मैं खुद देखता हूँ। यह कहकर रफ़ीक बिला झिझक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके पीछे बशीर भी दौड़ा कि कहीं जालिम कुल्हाड़ी ना मार दे। शमशीर के एक हाथ में वही सादक लोहार वाली कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में बख्तों की जंजीर थी। शमशीर खां रफ़ीक को देखते ही बोला, भाई फीके शेरा, बात यह है कि अपनी बख्तों कत पर आ गई है। सुना है चक बेदी वाला में रंग अली शाह का कुत्ता बड़ा नस्ली है, जल्दी तैयार हो, चक बेदी शाह में रंग शाह के कुत्ते से बख्तों पर फेरा लगवा लाएं। रफ़ीक ने पलटकर पाँव में जूते अड़से, साफा सर पर रखा और शमशीर के साथ चल पड़ा। शमशीर ने बख्तों की जंजीर अपने हाथ में रखी और कुल्हाड़ी रफ़ीक को पकड़ाते हुए बोला, फीके शेरा, ये कुल्हाड़ी तुम पकड़ो। कमबख्त सादक लोहार ने 10 किलो लोहा इसी पर लगा दिया। इसे पकड़े हुए मेरे तो बाजू आधे रह गए, इतनी भारी कुल्हाड़ी मेरे हाथ में थमा दी, भला कोई पूछे मैंने दिल्ली फतह करनी थी। असर का सूरज बाएं कांधे पर था, दिन का उजाला था, बादलों के गोले सरों पर उड़ रहे थे। इस आलम में दोनों लंगोटिए बख्तों को लेकर गांव के दरमियान से तेज कदमों से निकल रहे थे। खूब जी। अब यानी आपने पैराग्राफ सुना अफसाने से और अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारे यहाँ जो समाजी हकीकत निगारी का एक असलूब बहुत मकबूल रहा, और उसकी तरफ पूरी मेरा ख्याल है ईमानदारी से उस पूरे सब्जेक्ट को उन्होंने लिखा और किरदारों को उन्होंने पूरी तरह आपके सामने लेके आए और साथ ही साथ एक शगुफ्ता उसमें पहलू रखा ताकि कारी आपकी उसके तरफ मुतवज्जो रहे। बहुत शुक्रिया। इरफान, आप ज़रा देखते हैं क्या। मैं बस छोटे से टुकड़े एक दो उसमें से सुना देता हूँ। हाँ, जैसे मेरा एक कहानी है नौटंकी।
तो सॉरी नौटंकी जो है उसमें पहले थोड़ी सी मैं वो शुरू का सुना देता हूँ, जिसमें वो एक सेटिंग से आपको समझ आ जाएगी क्या है, फिर वो उसका क्लाइमैक्स पढ़ दूंगा। हाल तमाशाइयों से खचाखच भर चुका है, स्टेज पर से पर्दा सरकने का इंतज़ार, ड्रामा शुरू होने का एलानिया म्यूज़िक बजता है और छत पर नस बल्ब बुझना शुरू हो जाते हैं। जब मुकम्मल अंधेरा छा जाता है तो सारे चुप हो जाते हैं और फिर एक सन्नाटा, गहरा तवील धड़का देने वाला सन्नाटा। स्पीकरों पर ऐलान होता है, आपसे गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर खामोशी से बैठे रहिए। शो के दौरान किसी किस्म की फ़ोटोग्राफी, वीडियो फिल्मिंग की इजाज़त नहीं। बराए मेहरबानी मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दें, शुक्रिया। अथाह सन्नाटे में इंतज़ार खींचती निगाहें। पर्दा सरकने की आवाज़ से कुछ तसल्ली होती है कि ड्रामा शुरू होने को है। जैसे जैसे पर्दा सरक रहा है, स्टेज रोशन होने की बजाय अंधेरे में डूबी रहती है और जब तक आंखें अंधेरे में देखने की आदी होती हैं, तमाशाइयों पर वाज़े होता है स्टेज पर जीना बजीना छत तक किरदार हॉल की जानिब मुँह किए बैठे हैं, जैसे वो खेल पेश करने नहीं देखने आए हैं। ड्रामा शुरू किया जाए। अंधेरे में डूबे हॉल के कोने से आवाज़ उभरती है। हॉल की छत पर अलबत्ता रोशनी की एक मुतहरक धार है जो हाजरीन में से बोलने वाले फ़र्द को स्पॉट करने की कोशिश करती है। ड्रामा शुरू करो ओए, एक और जानिब से एहतजाज। हम ड्रामा देखने आए हैं, तमाशा बनने नहीं, हॉल में रोशनी करो। तुम्हें अंधेरे पर क्यों इतराज़ है? अपना इर्द गिर्द टटोलो और अपने पैसे पूरे करो। आखिरी रोज़ से जवाब। बोलने वाले को लाइट स्पॉट नहीं कर पाती है। स्क्रिप्ट खासा बोल्ड है, स्टेज से कमेंट। फॉर गॉड से ड्रामा शुरू किया जाए। मेहमान खसूसी की रो से कोई बेगम साहिबा चिल्लाती है। उसका बरतानवी लहजा इतना तहकमाना है कि लगता है वो हॉल में मौजूद तमाम उर्दू मीडियम तमाशाइयों की तायीद करने की बजाय उन्हें डांट रही है। ज़रा मेम साहब के भी दर्शन हो जाएं, टैट लगती हैं। फिर वही आवाज़, मगर इस बार हॉल के दूसरे कोने में। इट इज़ टू मच। VIP एनक्लोजर वाली औरत एहतजाजन हॉल से बाहर निकल जाने के लिए अपनी नशिस्त से उठती है। स्पॉटलाइट चूँकि वहीं करीब ही घूम रही थी, इसलिए औरत उसके हाले में जा पड़ती है। अब ये होता ये कि ऑडियंस में से एक तरह से कहाँ ड्रामा वहाँ शुरू हो रहा है और जो स्टेज है उस पर जो स्टेज पे जो किरदार है वो बेसिकली तमाशा देख रहे हैं ऑडियंस का, और वो फिर एक वो सर्टन उनका आपस में डायलॉग चलते हैं लोगों के जो ऑडियंस बैठी हुई है। मतलब यहाँ से मैं करता हूँ ना, पकड़ो पकड़ो भागने ना पाए। बैक स्टेज, ड्रेसिंग रूम, रिहर्सल रूम, वॉशरूम, हर जगह देखो। गैलरी पर से आवाज़, फिर एक पैनिक सा मच जाता है ऑडियंस में। चंद जरूरतमंद लोग दरवाज़ों की तरफ लपकते हैं, मगर जब वो उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है दरवाजे खुद कार बरकी झोंके से मुकफ़ल हो चुके हैं। यकीनन ये एक आदमी का काम नहीं। दरवाजे खोलने वालों में से कोई एक कहता है, किसी भी ऐसे काम के पीछे कोई एक नहीं होता, सिर्फ फ्रंट मैन होता है। एक तरह से लोग यरगमाल हो चुके हुए हैं उस थिएटर में। लोगों का ध्यान फ़ौरन स्टेज की तरफ जाता है। मुमकिन है वहाँ बैठे तमाम किरदार भी फ़रार हो चुके हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तमाम किरदार अपनी पोजीशनों पर दिखाई दे रहे हैं, अगरचे स्टेज अब भी अंधेरे में ही डूबी है। शुक्र है इसने रिमोट कंट्रोल पर उंगली नहीं दबाई थी। इसे पता था स्टेज भी साथ उड़ जाती। वो इनका आदमी था, कैसे मुमकिन था साथ उन्हें भी ले डूबता। हाँ तुम ठीक कहते हो, इसे यूं ही तो नहीं चुना गया था। कास्टिंग बहुत सोच समझ कर की जाती है। ऑडिशन लेते वक्त ये देख लिया जाता है कौन सी नस्ल सिर्फ दुम हिलाती है, कौन सी भौंकना जानती है और कौन जान तक निछावर करने को तैयार हो सकती है। वो हमारा आदमी नहीं था। स्टेज पर से वजाहत आती है। तुम लोग तो स्टेज और ऑफ स्टेज के दरमियान फ़र्क नहीं समझ पा रहे हो। बैक स्टेज और रिहर्सल रूम को कैसे पहचान सकोगे? हाँ, तुम तो हमें और कंफ्यूज करो और कहोगे कि वो ड्रामे का आदमी नहीं था, इसलिए कि आज तक नहीं साबित किया जा सका ड्रामे का कौन है और कारनामे का कौन आदमी कौन है। कौन जाने रिमोट उसके हाथ में था भी कि नहीं। स्टेज पर आवेज़ा जीना बजीना नशिस्तों पर बराजमान किरदार फ़रार होने वाले की तरफदारी करते हैं। खैर वो एक भगदड़ सी बचती है और बड़ा एक वहाँ हो जाता है। एंड में फिर एक मैंने नोट सा लिखा है, कहते हैं कि इस थिएटर में ये पहला और आखिरी इंटरैक्टिव हॉरर शो था। फिर इसके बाद शो शहर दर शहर और मुल्क से मुल्क तक दुनिया के हर नामवर थिएटर में पेश किया जाने लगा। शुनीद है कि थिएट्रिकल कंपनी ने खूब कमाया और आज भी कमा रही है। कमाल की बात यह है कि कंपनी जिस भी इलाके में शो पेश करती है पहले वहाँ की सकाफ़त और मकामी हालात की तहकीक कर लेती है ताकि स्क्रिप्ट में इलाकाई तकाज़ों के मुताबिक रद्दोबदल किया जा सके। इन दिनों कंपनी ऐसे थिएटरों को तरजीह दे रही है जहाँ रिवॉल्विंग स्टेज की सहूलत मौजूद हो ताकि बवक्ते ज़रूरत पेश और पस मंज़र को बदला जा सके। प्रॉप सप्लाई करने वाली कंपनी ने स्टेज पर नस्ब मैनीक्यून्स को मुतहर्रक रोबोट्स के साथ तब्दील करने की पेशकश भी की है, लेकिन कंपनी को ख़तरा है जहानत भले वो मसनू ही क्यों ना हो, बेलगाम हो जाना उसकी जिबिल्लत में होता है।
البتہ ایک ایسا جدید ترین سافٹ ویئر پروگرام تخلیق ہو جانے کی شرط اولین ہے جو خود ساختہ دانش کو ہانکنے میں مددگار ثابت ہو۔ اگر آپ ایسے کسی ہال کے بارے میں جانتے ہیں تو دیے گئے ای میل پر فوری رابطہ کریں۔ آپ سے معاہدہ ہو جانے کی صورت میں اس پروموشنل مینجمنٹ پر آپ کو نہ صرف مناسب کمیشن سے نوازا جائے گا جو نہ صرف عہد کی مضبوط ترین کرنسی میں پیش کیا جائے گا بلکہ آپ کو آخری ایکٹ میں بھگدڑ مچ جانے سے پہلے ہنگامی خروج سے نکل جانے کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ کمپنی کاروباری اخلاقیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرمایہ کاروں اور شراکت داروں پر یہ کھلا راز یقیناً واضح کرنا چاہتی ہے کہ یہ کھیل تماشائیوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف کھیلنے والوں کے دل بہلاوے اور حوصلہ افزائی کے لیے کھیلا جاتا ہے۔ آپ کا یہ افسانہ بالکل مختلف مزاج کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو سٹوری جسے ماجرا نگاری کہتے ہیں، ماجرے سے ہٹ کے انہوں نے پوری ایک تکنیک کو بھی اس میں برتا ہے۔ اس میں وہ تھیٹر کو لے کے آئے اور اس کے ساتھ پھر سیٹ کر دیا جو کچھ ہماری زندگیوں میں ایک بڑے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے، تو یوں اس کی معنویت انہوں نے اس میں بڑھائی ہے۔ ناطق، آپ کائنڈلی کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کسی اور رخ سے زندگی کو دیکھنے کا منظرنامہ دکھانا چاہتے ہوں تو آپ کائنڈلی وہ بھی ہمارے سامنے لے کے آئیں، کوئی ایسا اور حصہ پڑھنا چاہیں تو۔ میں یہاں پہ نہیں چاہوں گا کہ میں افسانے سناؤں، وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں پہ میں پچھلے دنوں لاہور میں تھا تو وہ یونیورسٹی میں ایک سیشن ہوا ہے ایف سی میں، کالج میں، تو وہ بات یہ تھی کہ افسانہ جو ہے یا ڈرامہ جو ہے یا اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں قاری کو اس کو واپس لانے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارا رائٹرز کا یا ہم لکھنے والوں کا یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں لکھیں کہ قاری کو اس کے اندر نشاط بھی ملے، اسے زندگی بھی ملے اور وہ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ اسی پر کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کیونکہ یہاں پہ افسانے نہ یہ افسانے سننے کے لیے قاری آئے ہوئے ہیں، یہ تو اس کے متعلق گفتگو کے لیے کہ کیسے ہم قاری کو واپس لائیں تاکہ وہ ایک زندگی میں، ادب کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ کیونکہ اس وقت میڈیا نے جس قدر اڑبھونگ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا، پچھلے دنوں بہت ہی بڑے ایک مزاح نگار ہیں، وہ ٹی وی پہ وہ پیش کرتے ہیں خبرناک کے نام سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یار، آپ کو تو 500 بندہ نہیں جانتا ہوتا جس نے کتاب پڑھی ہے، تو ہمیں 1 کروڑ بندہ 2 کروڑ بندہ فالو کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں کیا دیکھ رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا دیکھ رہا ہے وہاں پہ، اب اس پر وہ چپ ہو گیا کہ کیا دیکھ رہا ہے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ٹی وی پہ آ کے، سکرین پہ آ کے وہ جو ہم مذاق یا پھکڑ پن کی باتیں وہ ہم نے قاری کو یا ہم نے اپنے سامعین کو اس طرف لگا دیا ہے اور ادب سے وہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، تو کچھ ہمیں یہ بھی تو سردرد ہونا چاہیے نا کہ ہمیں اس معاشرے کے لیے اس کو واپس لانے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ وہ تو وہاں پہ مراسیوں کو بیٹھ کے سن کے ان کے جملوں پہ داد دے کے تو وہ خوش ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیکھو ریٹنگ، ہم ہیں اس وقت اس معاشرے کے ہیرو، ہمیں 2 کروڑ آدمی فالو کر رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، تو آپ تو 2 ٹکے کے نہیں ہیں، آپ تو 500 بندہ نہیں آپ کو جانتا۔ تو ہم کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ادب اور لٹریچر کو ہم ان کریں اس میں معاشرے میں کچھ اس بارے میں بات، میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی اس بارے میں کوئی لایا عمل ہونا چاہیے، کوئی کہیں نہ کہیں بات ہو۔ شکریہ۔ کتاب کی مشہوری اور کتاب کو ہر ایک بندے کے پاس پہنچنا چاہیے، بڑا اچھا سوال ہے، بظاہر لگتا ہے۔ مثلاً کتابیں تو کئی قسم کی مشہور ہو جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ بک رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ کتاب دیکھیے اتنے سارے سٹال باہر لگی ہوئی ہیں، آخر بک رہی ہیں تو چھپ رہی ہیں، یہ تو ایک سوال اپنی الگ۔ لیکن یہ جو تخلیقار کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ہمیں جو لوگ ہیں، آڈینس ہیں، ان کو اپنے پاس لانا۔ میں یہ آپ کی طرف اس لیے آنا چاہتا ہوں عرفان کہ بنیادی طور پہ آپ نے ایک بیانیہ دوسرا تراشا اور اس کے اندر ایک ڈیپتھ بھی لے کے آئے، اس میں ہمیں تخیل بھی بڑا ہرا بھرا لگتا ہے اور تکنیک بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو باقی آپ دوسرے کام کر رہے ہیں، ڈرامے والے بھی، جس کی طرف ابھی ناطق نے کہا کہ ڈرامہ بھی تو دیکھتے ہیں نا لوگ، وہ تو زیادہ لوگ دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ڈرامے کے بجائے یعنی اتنے آڈینس آپ کے پاس موجود تھے لوگ، تو پھر یہ آپ افسانہ لکھنے کی طرف کیوں آ گئے؟
نہیں, یہ جو ناطق نے جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ قاری کو قریب لانے کی ضرورت ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کے سوال کا جواب میں پہلے ان کے جو پوائنٹ اس پہ بات کر لوں. وہ اس جو کہنا چاہیے گلوبلائزیشن کے اس دور میں اور کنزیومرزم اور جو کیپٹلزم آ چکا ہوا ہے, اس میں اکنامکس کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور جس میں مارکیٹنگ بھی ایک طریقہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دیکھیں, ایک وہ ادب ہے جو پاپولر ادب ہے, وہ ہمارے ہاں بھی ہے, اور جیسے اخبار جہاں کی جو سرکولیشن تھی ویسے وہ بھی اب کم ہو گئی ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ بھی اب شاید 1.5 لاکھ ہوگی, پہلے بہت زیادہ تھی. جو جنگ کا اس میں بھی کچھ کہانیاں ایسی چھپتی تھیں, اور ایون سنجیدہ ادب لکھنے والے لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور کچھ ڈائجسٹ بھی ایسے ہمارے ہاں ہوتے تھے جہاں پہ بڑے سیریس لکھنے والے لوگ, بڑے پاپولر ہوتے تھے, لوگ اس کو پڑھتے تھے. اس میں شک نہیں کہ وہ جو آڈینس ہے, وہ جو ریڈرشپ ہے سنجیدہ ادب کی, وہ یقیناً کم ہو رہی ہے. لیکن ایک پاپولر ادب بھی ہے, اگر آپ گوگل کریں گے اور اس میں پاکستانی لٹریچر دیکھیں گے تو ہماری کنٹمپریری ہیں جو ڈرامے بھی لکھتی ہیں اور بہت سے ناول بھی لکھتی ہیں. عمیر احمد وہ پاکستان کی میرا خیال ہے کہ سر فہرست لٹریری فگرز میں سے ہیں, اور وہ بہت پیسہ بھی بن رہا ہے. لیکن جس ادب کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی آڈینس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایکسکلوسیو ہی ہوتی ہے, اس کی آڈینس ہمیشہ سے کم ہی رہی ہے, مگر وہ ہے, اس کا ہونا, آڈینس کا موجود ہونا, اس کی پریزنس جو ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ان اینی کیس ہے, اس میں شک نہیں کہ تھوڑی سی پبلشرز کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی طرف سے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی. اور میں بالکل مایوس نہیں ہوں. میرا یہ خیال تھا, میں نے بھی یہ کتاب بڑی لیٹ اس لیے پبلش کی, میرا یہ خیال تھا کہ لوگ نہیں پڑھیں گے یا ریڈرشپ نہیں ہے, لوگ نہیں خریدیں گے, لیکن ایسا ہے نہیں. میرا تجربہ یہ ہوا, حالانکہ یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی ابسٹریکشن بھی ہے, مگر لوگ بھی ان کی ایون ناطق کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, آپ کی چیزوں کو پڑھتے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا, ہمیں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے, اور یہ تھوڑی بہت پریزنس بھی جو ہے یہ بھی بڑی چیز ہے. تو یہ اس کی پاپولیرٹی کو کرائٹیریا مت بنائیں تو بہتر ہے. آپ اس سوال کی طرف جی اس سوال جو ہے ڈرامے کی طرف. ڈرامہ ایک بڑی پاپولر صنف ہے, ٹیلی ویژن ڈرامہ جو ہے پاکستان میں, اور جب تک پی ٹی وی تھا تب تو سنجیدہ ادب لکھنے والے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور وہی ہمارا ایکچولی انسپریشن بھی بنی جب ہم نے ان کو دیکھا سیریس لوگوں کو اس میں ڈرامے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے. لیکن یہ کمرشل جب دور آیا تو اس میں بے تحاشا ڈرامے کی بھرمار ہوئی. میں نے میری خوش قسمتی ایک طرح سے کہ میں کوئی اتنا پاپولر, اتنا سکسیزفل ڈرامہ رائٹر نہیں ہوں آپ کی اطلاع کے لیے. میرے ڈرامے بھی کوئی اتنے پاپولر کبھی ہوئے نہیں ہیں. کوئی ہٹ ہو گیا تو کسی وجہ سے ہو گیا تو ہو گیا. شاید اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ somehow اس میں وہ ادبی جھلک آ جاتی ہے, اور وہ اس طرح کا, میں کوئی یہ نہیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا, میں لک ڈاؤن کر رہا ہوں, اس طرح کا ڈائجسٹ اسٹینڈرڈ کا کہانی نہیں ہوتی, تبھی وہ اتنی شوق سے مجھے بھی کوئی ہائر نہیں کرتا کہ ہم میرے لکھ دیں. لیکن سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے ایک ٹو رن مائی کچن ایک پاپولر چیز لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے کے تھرو بھی, جو کہ ڈرامہ ایک بڑا ریکگنائزڈ صنف ہے ٹیلی ویژن کی, تو اس کے تھرو بھی آپ جو ہے وہ بات یا میسج, اس میں ایک میسج ہو سکتا ہے جو آپ کنوے کر سکتے ہوں. اس میں تو میسج کا ایشو نہیں ہوتا ادیب کا. ادیب ریفارمر نہیں ہے. ادیب نے, میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ نگار جو ہے وہ جو آرٹسٹ ہے, اس نے ایک چیز دیکھی ہے اپنے زاویے سے, اس نے اس زاویے سے دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرنی ہے. دیٹس اٹ. اگر وہ اس دکھانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ بامقصد بھی ہے, اور وہ اس کا اپنا جواز بھی ہے. اس سے ایک سبق کیا ملتا ہے, اس سے میسج کیا جاتا ہے, یہ ایشو نہیں ہوتا. ظاہر ہے ایک جو زندہ ادیب ہوتا ہے وہ باشعور ہوتا ہے, وہ بیدار ہوتا ہے, وہ اپنے کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کی گندھا ہوتا ہے وہ ساری کنٹمپریری سچویشن میں, تو وہ ایک میننگ فل بات ہی کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ ایک بامعنی چیز جو ہے, تخلیق جو ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, تو وہ تو
اپنے آپ نیچرلی آ رہی ہوتی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی میننگ تو ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی سبق ہو یا میسیج ہو یا کوئی ایجنڈا ہو یا کوئی پروپیگنڈا ہو, وہ کرٹک اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالے یا کوئی ریویو کرنے والا دیکھے یا ریڈر کو خود محسوس ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آرٹسٹ کا یہ انٹینشن ہونی چاہیے. اس نے تو ایک آرٹسٹک چیز جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. اس پہ آپ اضافہ کرنا چاہو گے؟ ان کی بات, ڈرامہ تو میں نے فی الحال ایک ہی لکھا تھا اور وہ پی ٹی وی نے چلایا یہاں پہ, تو وہ جو کیمرہ مین تھا وہ بدقسمتی سے پروڈیوسر جو تھا وہ کیمرہ مین تھا, تو اس نے وہ سارے کا سارے ڈائلاگ اور وہ جو کچھ میں دینا چاہ رہا تھا وہ کاٹ کاٹ کے تو وہ کیمرہ ہی وہ دکھاتا رہا. تو بعد میں مجھے فون کیا کہ کیسا رہا, تو میں نے آگے سے 2-4 گالیاں اچھی مطلب تول کے اس کو دیں, اور پھر میں نے کہا کہ شکر خدا کا کہ پی ٹی وی کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, ورنہ تو میرے ساتھ بہت برا ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمرشل میں اور یہ سارے معاملات میں ڈرامے کا تو مجھے اتنا تجربہ تو نہیں ہے, لیکن میں عرفی صاحب ایک آرٹسٹ ہیں, ان کے ڈرامے کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے آج کل ڈرامے ہم یا ادھر ادھر کے ٹیلی ویژنوں پہ چل رہے ہیں تو وہ اس میں ایک ہی موضوع ہے, طلاق ہے اور نکاح ہے. تو اب طلاق اور نکاح کے درمیان عرفی صاحب کتنا کسی عرصہ چل سکتے ہیں, کیونکہ یہ خود غیر شادی شدہ ہے ابھی تک, تو یہ تو کچھ اور لکھیں گے. تو مجھے بھی مطلب اتنا زیادہ طلاقیں دینے کا تجربہ نہیں ہے, نہ اتنے نکاحوں کا تجربہ ہے. البتہ پی ٹی وی کے معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے پی ٹی وی ملازمین جو کر رہے ہیں. میری یہاں پہ ان کا ایک دفعہ ایم ڈی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جتنا تم نے پی ٹی وی کے حرام کی کمائی کھا رہے ہو, اور آج کل تو اس کا جو چیئرمین ہے وہ ایک اور بڑا, آپ سب جانتے ہیں کون بن چکا ہے, تو وہ اس میں انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے اس لیے نہیں کر سکے اب کہ وہاں پہ پی ٹی وی میں پہلے آرٹسٹ بھرتی کیے جاتے تھے, آغا ناصر جیسے لوگ ہوتے تھے, اور پھر بعد میں لوگوں کو جو بھرتی کیا گیا وہ جنرل ضیاء کے بعد کی یہ پالیسی میں ناطق میری گزارش سن, تو وہ کیے گئے عام لوگ جن کو آرٹ سے تعلق نہیں تھا, تو انہوں نے اس کو بطور کلرک اس کو استعمال کیا. بیسیکلی ہم فکشن پہ آنا چاہتا, ان نے چونکہ ان کا شعبہ ڈرامہ تھا, میں نے اس کی بات کی ہے, میں نے آپ سے کوئی کمنٹ ڈرامے پہ نہیں مانگا ہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے اسی پہ ہمیں اپنے سبجیکٹ پہ رہیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا. یار عرفی, یہ آپ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو سجھا رہا ہوتا ہے, وہ صرف دکھا نہیں رہا ہوتا, وہ محسوس کرا رہا ہوتا ہے, اور یہ بیان کر کے ہم گفتگو سے بتا نہیں سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم ان تحریروں کو پڑھیں. ادب کا یہ کرینہ ہے کہ جب آپ چیزیں لکھ دیتے ہیں تو لکھے ہوئے کو پڑھے بغیر آپ اس کو اس طرح محسوس ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہانیاں یہاں پہ پڑھی جائیں, اور اس میں سے کچھ حصے کم از کم ہم آپ سنیں, جس سے اندازہ ہو جائے کہ نثر جو ہے لکھتے ہوئے کس طرح تخلیقی ہو جاتی ہے اور کس طرح آپ کے خون میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کہانی کا کچھ حصہ آپ بھی پڑھیں, اور اگر ناطق کے پاس ہوگا تو پھر ہم ان سے بھی سنیں گے. جی میری ایک اور کہانی ہے اس میں, جس کا نام ہے کہانی آخر میں ہے. اس میں چھوٹا سا ایک ہیڈنگ ہے شروع میں, گڈیاں پٹولے, اور بریکٹ میں ہے نابالغ آگے نہ بڑھیں. جو قدم بڑھا لیتے انہیں خریداری پر قائل کرنے کا فن اسے آتا تھا. سر یہ گڑیا بہت انسان دوست ہے. وہ خریدار کی نفسیات اس کی نظر سے پہچان لیتی جو سٹور کے ریک میں سجی گڑیاؤں گڈوں کے ڈھکے چھپے پہلو ٹٹولنے کی کوششیں ناتمام میں گم ہوتی. اس کھلونے کی اطاعت گزار لچک اپنائیت اور پائیداری کی ضمانت دیتی ہے سر. گدگداہٹ کے اس بیوپار میں مصنوعی بدن بہلاووں کو بیچنے کا مسودہ اسے ازبر تھا. وہ جانتی تھی لو شاپ میں قدم رکھ دینے والا ہر سنجیدہ اور غیر سنجیدہ ونڈو شاپر وابستگیوں اور ملکیتوں کی یقین دہانی کا متلاشی ہوتا ہے.
शानों तक झूलते सुनहरे रेशमी बालों को मखरूती उंगलियों से गर्दन के पीछे फेंकते हुए जब अपनी सतरंगी आंखों में चमक लेकर आती तो बसा औकात खुद भी बैटरी से हरकत में आने वाली सिलिकॉन डॉल दिखाई देती। मोहतरम, इसमें रूप फूंक दी जाए तो ये आपके मनपसंद कद काट की हो जाती है। इस गुड़िया की एक खूबी ये भी है कि ये इस कदर नर्म मिजाज है कि आप इसे आसूदगी हासिल करने के मन माने अंदाज में ढाल कर मुसरत पा सकते हैं, और ये सब कुछ इंसानी तजुर्बे से मुमकिन नहीं। दुकान में दाखिल होने वाला सयाह खरीदार ना भी हो तो खिलौने की खसूसियात से आगही कम अज़ कम उसे खुशख्यालियों के हक़ीक़ी होने की तसल्ली ज़रूर दे देती। यूँ गाहक को अपनी आवारा मिजाजी में मज़ीद भटके रहने का थोड़ा सा जवाज़ और मिल जाता। क्या आप दोनों एक दूसरे के शरीक ज़िंदगी हैं? फिर तो इस जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सहूलतकार की अशद ज़रूरत होगी आपको। इस जादुई कमालात की हामिल प्रोडक्ट की खूबी ये है कि आप बेशक अपने साथी के साथ हैं, इस आले की गुदगुदाहट आपको एक ऐसी ताजगी से हमकनार कर देगी कि आपके पहलू में आपके हकीकी महबूब की जगह आपका जीता जागता तसव्वुराती महबूब होगा। अगर आप कभी अपने शरीक ज़िंदगी से बेवफाई का सोचने भी लगें तो इसका इस्तेमाल आपको उसके साथ दरीना वाबस्तगी की उकताहट से निजात दिला देगा। इस खिलौने की मलकियत आपके शाम के मामूल को नॉर्मल बना देगी। जैसे ही दिन ढलेगा, वक्त पर घर लौट जाने को आपका दिल बेकरार होने लगेगा। इस बात की मनी बैक गारंटी है सर। खिलौनों से खेलने की उम्र तो पता नहीं उस पर आई थी कि नहीं, अलबत्ता मोहब्बत की इस दुकान में सजे इश्तहा अंगेज गुड्डियाँ पटोले उसके लिए उतने ही बेमायनी और बेकशिश थे जितने शीरखार बच्चों की टॉय शॉप के बाहर सजे खिलौने। अब मैं इसी कहानी के आखिर में एक बड़ी खतरनाक कहानी है और इसलिए और मेरा ख्याल है कि इसके बाद आप ये सवाल जो नातिक ने उठाया था कि शादी ना करने वाला, वो बेमानी हो जाता है। अच्छा, तो चूंकि इसका उन्वान है कहानी आखिर में है, तो फिर कहानी की हेडिंग में वो है। कहानी मुख्तसर सी है, ये उसका रोज़ाना का मामूल था। अलग सुबह स्टोर बंद करते ही उसे करीब के ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन से घर जाने वाली ट्रेन में सवार होना होता। स्टोर की क्लोजिंग करते ही शाने पर बैग लटकाए वो तेज कदम भरती रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की बुझती वीरान गलियों में से मुख्तसर रास्ता तराशती स्टेशन तक पहुंच जाती। अब तक म्यूनसिपल के ट्रक रात भर का कूड़ा उगलते कचरा ड्रमों को ठिकाने लगाने इलाके में आ चुके होते। खाकरोब भी अपनी अपनी शिफ्ट का आगाज़ कर चुके होते। पौ फटने से पहले ही वो ज़ेरे ज़मीन प्लेटफॉर्म की जानिब रेंगती खुदकार सीढ़ियों के जीने कदम बकदम कूदती फलांगती स्टेशन पर उतर जाती। स्टेशन पर एक ही पब्लिक टॉयलेट था। सबसे पहले वहां जा घुसती। अमूमन उस पहर रेस्ट रूम में उसके अलावा कोई और औरत ना होती। वॉशिंग बेसिन पर आवेजा आईने में एहतियात से झांकते हुए आहिस्तगी के साथ सर पर से रेशमी सुनहरे बालों की टोपी उतारती और उसे शाम को दोबारा इस्तेमाल के काबिल रखने के लिए तय करके बैग में संभाल लेती। सर पर पहले से कस के बंधे स्याह रुमाल के किनारों में से बाहर झांकते अपने कुदरती काले बालों की इक्का दुक्का लटें दोबारा अंदर ठोंस देती, मुबादा किसी नामहरम की नज़र उनमें उलझ जाए। आंखों में दरसते टमटमाते रंगीन लेंस उंगली की पोर से छू कर बाहर सरकाती और मखसूस डबिया में महफूज कर लेती, जहां मुख्तलिफ रंगों के दीगर लेंस भी महलूल में पड़े होते। मेकअप किट में से क्लींजरों और टिश्यू पेपरों का ढेर निकालती और चेहरे पर ओढ़े दूधिया गुलाबी लेप को खुरच डालती। बैग में से ओढ़नी नुमा गाउन निकालकर खोलती और खुद पर ओढ़कर टखनों तक अपना आप ढांप लेती। लगे हाथों बावजू होने के बाद जब रेस्ट रूम के 24 दरवाजे के चौखट्टे में से बाहर निकलती तो पता नहीं क्यों उसे लगता जैसे अपने राजिक और अनगिनत मालकों के हाथों में थमी चाबकों के इशारों पर वो बलूगत को एक नए पटोले में मनी बैग गारंटी के साथ रीपैक करने के बाद दिन भर के लिए रिचार्ज हो चुकी है। ट्रेन में सवार अपने स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते दिल ही दिल में जाने कितने अजबर आसमानी सहीफे मांत्रों की लय में सुमर चुकी होती। बहुत शुक्रिया जी। नातिक आप प्लीज। मैं एक दिल्ली का मुरक्का है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुना देता हूँ कि ये मीर साहब के दौर की दिल्ली का वो ज़माना है, तो मैंने कोशिश की है कि वही ज़बान में। मैंने ख्वाब की आंखों से देखा कि एक दफ़ा मीर साहब राजा जुगल किश्वर की मुसाबहत में बहुत दिन दिल्ली से बाहर रहे थे और अभी अभी शहर में फिरे थे। इसी आलम में जामे मस्जिद की तरफ जा निकले। वहीं चंद लम्हे मस्जिद के पहलू में सरमद की कब्र की सहार लेकर बैठे और उठ गए। अब क्या था, शहर में पल की पल धूम लग गई कि मीर साहब लौट आए हैं। बस शाहजहानाबाद में एक जश्न दौड़ा। सब शहर बांके और सखनवर चले मीर साहब की तरफ उनकी ज़ियारत करने।
कुछ ही देर में यकीन, फुगां, ज़िया, कायम, सोज, हसन, मिर्ज़ा मदर, गर्ज किस किस का नाम लूँ, सब घर जमा हो गए। इतने में मिर्ज़ा रफ़ी को इत्तला हुई। वो अगरचे ख़ुद भी आग का मिजाज रखते थे और मीर साहब से किसी तरह भी कम नहीं थे, अलावा इन बातों के साल खुर्दा भी थे, लेकिन सखन में मुनसफ़ी का पेशा करते थे और मीर के मर्तबे से वाकिफ़ खूब थे। चुनाचे उनकी आमद की खबर उठते ही मुलाजिम गुंचा को माँ कलमदान साथ लिया और मिलने को चले। सिपाही ज़्यादा थे, इस वास्ते बजाय हाथी या पालकी के घोड़े पर सवार हुए गए। खुद घोड़े पर बैठे चले जाते थे और गुंचा कलमदान लिए घोड़े के पीछे पीछे भागता जाता था। जवान लड़का था, वरना इस गर्मी में कुछ उम्र निकल जाता। उन दिनों महीना हाड़ का था और धूप और गर्मी के गुबार दिल्ली के सर पर चढ़े थे। ज़बान से हलक की राह सांस में खुश्क हो जाती थी। चुनाचे चांदनी चौक में थोड़ी देर को रुक कर नहर से अपने घोड़े को पानी पिलाया, जो चांदनी चौक बाजार के बीचों बीच हर वक्त बहती थी, और उसी नहर से सब दिल्ली वाले अपने जानों को भी पानी पिलाते थे और ख़ुद भी पीते थे। मिर्ज़ा साहब पीपल की छाँव की ज़मीन लेकर रुके। वहीं एक अत्तार के इसरार पर उसकी दुकान की चौकी की सहार लेकर राहत ली और संदल के शरबत का कटोरा पिया। पास अत्तार का लौंडा मरवारीद और गौजबान को मिलाकर कुंडे में फटक रहा था। अत्तार ने हुक्म दिया, बेटा जरी मिर्ज़ा साहब के पट्टे दबा दो। लड़के ने वालिद की बात पर कूड़ा वहीं रखा और मिर्ज़ा के कांधे दबाने लगा। गुंचा भी पास खड़ा देखता था। अत्तार ने एक कटोरा शरबत का उसे भी पीने को दिया। 2 पल के बाद मिर्ज़ा ने लड़के को तहसीन की और कहा, मियाँ बस, खुदा जवानी का भला करे, और 10 कोड़ियाँ अत्तार के हाथ थमा दी। फिर उठे, पेश कब्ज को दुरुस्त किया और आगे चलने को तैयार हो गए। बाग को हाथ में लेकर और रकाब में पांव देकर अभी घोड़े पर बैठने ही लगे थे, उधर से मीर दर्द की सवारी को आते देखा कि इर्द गिर्द 2 पल्ली टोपियां सरों पर रखे मरवारीद के मरीदों के परे जमे चले आते हैं। पालकी की सवारी पास आकर रुक गई। सलाम दुआ हुई। मिजाज पुरसी के बाद मिर्ज़ा साहब बोले, हजरत आज खानकाह से कैसे कदम बाहर निकाला? फिर हंसकर कहा, खैर से जिंदों के जनाजे चलना सुना था, देखा आज है। ये 7 कफन पहने जहन्नमी फरिश्तों का गौले बियाबानी और हम रकाब गुनाहगारों की शबीहाए शैतानी लिए किस बरज़ख की तरफ कूच है, या जिक्र हू से नए मोहल्ले तराज करने की सोच है। मीर दर्द सौदा के साथ गुंचा को माँ कलमदान देख रहे थे और उनके आतशी मिजाज से वाकिफ खूब थे और हिज्ब की तेगे तेज से मरूब थे, इसलिए त्यूरी चढ़ाकर आग होने की बजाय हंस दिए और बोले, मिर्ज़ा साहब हम कहाँ के जिंदा हैं, 4 पहर के लिए दुनिया देखने आए हैं, देख कर चले जाएंगे। यह सुनकर सौदा ने एक नोकीला जुमला और फेंका, हजूर ऐसा न कहिए, दुनिया से आपको ऐसा भी बेनियाजी का इलाका नहीं। यूं कहिए तो तसव्वुफ के हिजाब में खानकाह के लौंडे ताकने आए हो। मिर्ज़ा की बात सुनकर मीर दर्द एकदम झींप ही तो गए। बोले, मिर्ज़ा साहब आहिस्ता, मरीदैन के हल्के में खड़े हैं। खैर आप सुनाइए, हम तो अभी मीर मोहम्मद तकी को देखने चले हैं। सुना है कल ही तशरीफ़ लाए हैं और नजफ खान की हवेली में उतरे हैं। आह भर कर उनका अपना मकान तो कब का ज़माने की खराबी से बर्बाद हो चुका, अब अपनी ही दिल्ली में मेहमान बन के ठिकाना करते हैं। मिर्ज़ा ने कहा, चलिए मेरा भी रुख उधर ही का है। चूँकि घोड़े पर थे इसलिए दर्द से पहले पहुँचे। मीर साहब के ड्योढ़ी में बैठे पेशवान का धुआं उठा रहे थे। पेशवान की नए के धाने पर चांदी की नक्शशुदा पतरी चढ़ी थी और पानी का तूंबा को घड़े भर का होगा। पास 8-10 मूडे पड़े थे और उससे आगे सफ़ेद चांदनी का फर्श बिछा था। मीर साहब उस वक्त सफ़ेद मलमल के लिबास में अच्छे खासे लग रहे थे। 8 बर का कुर्ता और इतनी ही फैलाव की चादर थी। सर पर 2 पल्ली टोपी जिसका अगला कोना माथे की तरफ झुका हुआ और पाँव में कानपुरी चमड़े के नर्म जूते थे। एक हाथ में सब्ज रेशम की जरेब थी। ड्योढ़ी में कुछ और लोग भी थे। ये दिल्ली के उमरा और सखुन पेशा अहबाब थे जो मीर साहब के अदब में बिल्कुल साकत और खामोश थे, गोया सरों पर परिंदे बैठे हों। नजफ खान खुद तो मौजूद न थे मगर उसके मुलाजम मेहमानों की शरबत से तवाज़ो कर रहे थे। सबको यही तवक्को थी कि आज हजरत कुछ न कुछ अरशाद फरमावेंगे और वह उनकी नई गज़ल के मोती झोलियों में डाल ले जावेंगे।
मगर इधर लब तक नहीं हिल रहे थे। इतने में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा आ गए। उनके घोड़े की बाग फौरन एक नौकर ने भरकर पकड़ ली और हवेली के पहलू के थान में ले गया। मिर्ज़ा साहब को देखते ही मीर साहब पहली बार अपनी नशिस्त से उठे और मिर्ज़ा को गले लगाया। अहबाब ने इस बात को नेक शगुन जाना और मिर्ज़ा की आमद को मुबारक कदम समझा। बारे हाल अहवाल के बाद गुफ्तगू चली और बहुत बातें हुई, लेकिन मीर साहब हस्बे मामूल कम ही बोले। अभी यहाँ बातें ही हो रही थीं कि ख्वाजा मीर दरदान पहुँचे। उनकी दरवेशी का रोब मीर साहब पर तो खैर क्या जमता, अलबत्ता बैठे हुए अहबाब ताज़ीम को उठ खड़े हुए और आदाब व तस्लीमात के बाद अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। अब ड्योढ़ी में कोई जगह खाली नहीं बची थी। मिर्ज़ा और दर्द भी मौजूद थे, इसलिए हो नहीं सकता था कि मीर साहब को अब बग़ैर गज़ल सुनाए बनती। कोई पैर भर की मुलाकात। शुक्रिया, यहाँ पे हम रोक दें इसलिए कि टाइम बहुत इशारा हो रहा है कि हमारे पास वक्त कम होगा। ज़ाहिर ये यकीनन अफसाना, क्या नाम बताया आपने अफसाने का? दिल्ली का मुरक्का। दिल्ली का मुरक्का, ये एक ज़माने को उन्होंने किया। हम बिल्कुल जी आपका इशारा हम समझ गए। मैं यहाँ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ 3 अफसाना निगारों से हमने आज मुकालमा करना था। ज़फ़र सैयद उसमें शामिल थे। ज़फ़र सैयद की हाल ही में पिछले उनकी किताब आई, नावल बिल्कुल नए समझता हूँ कि एक तारीख़ को, तहज़ीब को, वक्त को और सफ़र को उन्होंने उसमें बयान किया। और क्या खूबसूरत आदमी है ये ज़फ़र सैयद। अगर आप हम वहाँ मौजूद होते तो आप देखते कि वो भी यकफ़ने नहीं हैं, आलिम आदमी हैं और तनकीद पे, तहकीक पे, ख़ुद तख्लीक पे एक आलिम में उन्होंने नावल लिखा। मैंने अभी उसके मुसवदे को पढ़ा है और मैं ये समझता हूँ कि वो भी बिल्कुल एक नई किस्म का नावल होगा। वो अपनी मजबूरी की वजह से नहीं आए, कल तक तो वो यहाँ थे, लेकिन आज उन्हें एक मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो उनकी तरफ से हम आपको माजरत उनकी आई है, मैं आप तक पहुँचाना चाहता। अब आप की तरफ मैं आता हूँ कि आप सवाल करना चाहें अफसान निगारों से तो आप ज़रूर कीजिए। जी प्लीज़। जी हाँ जी, कीजिए। इसमें मेरा सवाल नातिक से, ये जो आपने अभी दिल्ली का मुरक्का पढ़ा, इससे मैं खुद दिल्ली से हाजिर हूँ, तो खैर इससे एक बात तो तय है कि मीर ने लगता है कि 200-300 साल पहले ये बात तय कर ली थी कि कोई नातिक आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कूचे नहीं दिल्ली के औराक़ मुसव्विर हैं, जो शक्ल नज़र आई, तस्वीर नज़र आई। मेरा सवाल ये है कि आपकी कहानियाँ भी आप ही की तरह आवारा गर्द हैं, हम दिल्ली में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में भी इस किस्म की कहानियाँ लिखी जा रही हैं, या नई कहानी जिसको आप कह रहे हैं, या ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है? और अगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई नस्सार नहीं है, कोई ऐसा कहानी लिखने वाला नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? सैयद महमूद, आप का शुक्रिया सवाल का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नस्र की हद तक हिंदुस्तान में अच्छी नस्ल लिखी जा रही है और उसमें मतलब कई नाम हैं। मसलन ये नैयर मसूद साहब तो आप खैर बहुत, मैं उसको पुराना तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो नए लिखने वालों में नहीं हैं। अब मोहम्मद अशरफ, सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, फिर पिछले दिनों वो नहीं, फारूकी साहब भी पुराने हैं, लेकिन इसमें खालिद जावेद साहब हैं, खालिद जावेद जो है उनका नाम, और एक और मुझे अभी नाम मेरे चल रहा है नहीं, वो एक और नाम है जिन्होंने पिछले दिनों एक अफसाना, एक्चुअली हम जहाँ जो बात कर रहे थे वहाँ पे अच्छी नस्ल लिखने वाले मौजूद हैं और उसमें शायरी की अलबत्ता मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ के शायर बहुत बुरे हैं, उसमें कोई हिंदुस्तान के, लेकिन नसर में और तहकीक में यानी तनकीद में वहाँ पे बहुत बड़े नाम हैं। और उसमें तनकीद में तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर हैं और इनके अलावा तो मुझे कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आता ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पे तनकीद में बहुत नाम है और कहानी भी अच्छी लिखी जा रही है वहाँ पे। जी और कोई सवाल? जी आप कीजिए प्लीज़, माइक दीजिए इधर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात आपसे ये करनी है कि आजकल के दौर में नाज़िर ज़्यादा हैं और कारी कम हैं। अब करना ये है कि कैसे जो है नाज़िर को अच्छी चीज़ सुनने को या देखने को मिले, और उसका एक ही चीज़ है, एक ही ज़रिया है, वो है ड्रामा। ड्रामा जो आजकल जितने चैनल्स पे चल रहा है
वो वही 1-2-3 घसे पिटे मौजू हैं और हर चैनल पर उसी तरह के ड्रामे चल रहे हैं। ड्रामा लिखने वाले मंशा याद भी थे, इशफाक अहमद भी थे, बानो कुदसिया भी थी और भी बहुत सारे, और उस दौर में के ड्रामे बहुत खूबसूरत और बड़ी प्यारी लैंग्वेज और बहुत खूबसूरती से लिखे जाते थे और उसी तरह से पेश भी किए जाते थे। क्या आजकल के दौर में जबकि मीडिया इतना ज़्यादा है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है और ना ही कि वो किताब पढ़े, और दूसरा किसी के पास पैसे ही नहीं है कि वो किताब खरीदे, और ना ही लोगों के पास पता है कि कौन अच्छा लिखने वाला है और कहाँ से आपको एक अच्छा जो है कहानी मिलेगी, तो अगर ड्रामा ऐसा लिखा जाए जो कि उस लेवल का हो तो कैसे आप जो है उर्दू को बेहतर प्रमोट किया जा सकता है? उर्फी आपके सब्जेक्ट का सवाल है, लेकिन किताब की कीमत पे ड्रामा मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी। जी आप वो अगला सवाल का अच्छा, नहीं पता नहीं, हमें तो यही कहा जाता है कि वो सारा कसूर ऑडियंस का है, मतलब उनकी ऑडियंस जो है वो ऐसी है, वो ये चाहती है, वो ये देखना चाहती है, वो कोई फ़लसफ़ा, कोई संजीदा बात, कोई गंभीरता नहीं, वो सिर्फ एंटरटेन होना चाहते हैं और उनका ये इनकी अपनी रिसर्च है या जजमेंट है, वॉटेवर। जी कोई और सवाल? जी 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 प्लीज माइक ले लें आप। जिस तरह से उम्मत की रहनुमाई का फरीज़ा आप जैसे सुर्खैल लिखने वाले अंजाम दे रहे हैं और असनाफ में तय्युन कदर का जो आपका मेयार है, तो हम तो उम्मत मुसलमान तो राह हिदायत अब आपसे ही पकड़ेगी। तो आपने एक सिन्फ का तो तय कर दिया कि तनकीद में, तो ज़रा 3-4 और असनाफ का भी बता दे ताकि हम जैसे कारी जो है उन्हें पढ़ने में आसानी पैदा हो सके। बात यह है कि आप थोड़ा सा मुताला कर लें, जहालत की बिना पर तो मैं कोई जवाब दे नहीं सकता, तो थोड़ा सा मुताला कर लें, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किन्ने अच्छा लिखा है, किन्ने नहीं लिखा। नातिक साहब ऐसा नहीं, ऐसा है कि हम कोई मुकालमा इस तरह इनको आदत है कि इस तरह से बातें करना जा जाके मजमू में ताकि नुमाया हो जाए और जरा शराफत में राय करें। ये उनको राय, उनको अपनी बात कहने का हक है, उस तरफ जो है हमें उसे रिस्पॉन्ड जो है प्रॉपरली करना है। जी प्लीज़ कोई और क्वेश्चन हो तो जी प्लीज़ आप कीजिए, माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल है हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी अदब जो होता है वो अपने अहद का रमाज होता है, उसमें वही चीज़ होती है, रिफ्लेक्ट होती है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक है तो पीटीवी था पहले, हम सब ने देखा है, और आज अगर ड्रामे में पाकिस्तान का कोई नाम है तो इसी वजह से है कि पीटीवी ने बहुत अच्छा काम किया था। तब इशफाक साहब लिखते थे, बानो कुदसिया लिखती थी, एवन नदीम कासमी साहब की कहानियाँ थी। आजकल अगर उमैरा अहमद लिख रही हैं तो आई थिंक हमें थोड़ा सा टॉलरेंस का लेवल बढ़ाना चाहिए। शायद बहुत सारे लोग बहुत ईजिली कह देते हैं कि उनका लेवल वो है जो डाइजेस्ट का लेवल है। आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवोकेट हर, बट द पॉइंट इज़ कि कोई लिख तो रहा है और वो चीज़ हम तक कम्युनिकेट तो हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके साथ साथ सवाल ये है कि ये किस तरह से डिसाइड किया जाए कि आज के दौर में जो अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं वो हम तक कैसे पहुंचेंगी। जी आप बात कीजिए। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है कि जो चीज़ें लिखी जा रही हैं वो कैसे पहुंचेंगी ऑडियंस तक। मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें थोड़ी सी मुझे तवक्को है पब्लिशर्स से भी। जो राइटर है उसको खुद मार्केटिंग उसका इशू नहीं है। मार्केटिंग से मुराद अगर हम ये लेते हैं, ये नहीं कि वो चीज़ जो है वो कितना बिक के पैसा बना रही है, वो ये है कि वो अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचती कैसे है। तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा पब्लिशर्स को, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया को इसमें एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और इवन शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी। मगर ये राइटर का इशू नहीं होता कि वो ये चीज़ कितने लोगों तक पहुँचे, ये उसका मसला है। सवाल जी इधर से ये दीजिए जी। अच्छा जी, इसके बाद आपके मेरा सिर्फ छोटा सा मशवरा ये है कि जो ऑडियंस में माइक्रोफोन्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये माइक्रोफोन्स पैनलिस्ट्स को दिया करें ताकि उनकी आवाज़ बेहतर तौर पे आ सके। दूसरी गुजारिश ये है कि जो नशिस्तें हैं उनका तारुफ भी अगर उर्दू में हो तो क्या ही अच्छा हो। बात अगर उर्दू नस्र और उर्दू नज़्म की हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किश्वर नाहिद प्लीज इधर आगे दीजिए जरा प्लीज, यहाँ जी।
اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ زہرا آپا، میں اور زبیدہ طارق جو لکھتی ہیں کھانے پکانے کی ترکیبیں، ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ زبیدہ طارق نے، تمہاری 1000-2000 کتاب بک جاتی ہوگی، ہماری تو 40,000 کتاب بکتی ہے۔ تو کھانے پکانے سے اب واپس آئیے تو بابا یحییٰ کی کتاب ہر لاکھوں میں چھپتی ہے، تو جنتری بھی لاکھوں میں چھپتی ہے، تو ہم کس بات پہ ضد کر رہے ہیں؟ پڑھنے والے ہمیشہ اچھے پڑھنے والے اچھی کتاب ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے۔ ہمیں آڈینس کو اور پڑھنے والوں کو ناراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اتنے اچھے لوگ ملے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، ان کا مذاق نہیں اڑانا۔ شکریہ جی، اور میرا خیال ہے اسی نوٹ کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون پڑھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریٹ بھی کر رہے ہو یا نہیں، لکھنا ہمارا مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔